हेलो गाइस, योवर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था और सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को समझा था। आज की क्लास में हम ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लासिफिकेशन के रूप में पढ़ने वाले हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को तीन आधार पर बांटा गया है, एक कार्य के आधार पर, एक यूजर के आधार पर और एक इंटरफेस के आधार पर। लेकिन आज की क्लास में हम सिर्फ दो आधारों पर फोकस करेंगे, कार्य के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरफेस के आधार पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। मैं गारंटी देता हूं अगर आप क्लास के अंत तक बने रहते हैं तो ये टॉपिक आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। और हम इस क्लास के एंड में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी बैंक रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लासिफिकेशन। तो एक्चुअली मैंने आपको बताया था कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक हार्डवेयर से और एक सॉफ्टवेयर से। कितनी चीज़ों से? दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। और जो सॉफ्टवेयर होता है उसको तीन भागों में बांटा गया है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कितने भागों में बांटा गया है सॉफ्टवेयर को? कंप्यूटर को दो भागों में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। फिर अगर हम बात करी जाए सॉफ्टवेयर की तो सॉफ्टवेयर को तीन भागों में बांटा गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर पढ़ रहे थे। सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी चार भागों में बांटा गया, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक डिवाइस ड्राइवर होता है, एक कंप्यूटर लैंग्वेज होता है और एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। तो इसके अंदर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। किसकी बात करते हैं? जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है बेस्ड ऑन वर्क, कार्य के आधार पर, एक होता है बेस्ड ऑन इंटरफेस, इंटरफेस के आधार पर, और एक होता है बेस्ड ऑन यूज, यूज के आधार पर। तो इस क्लास में हम कार्य के आधार पर और यूजर्स के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। अब बात की जाए तो कार्य के आधार पर, तो कार्य के आधार का मतलब होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को उसके काम करने के तरीकों के अनुसार अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो कार्य के आधार का मतलब हो गया जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको उसके काम करने के तरीके के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है और किस तरह का काम करता है, इसी आधार पर उनके टाइप को बांटा गया है और उस टाइप को क्या बोला जाता है? कार्य के आधार पर बोला जाता है। तो बात की जाए कार्य के आधार पर, तो कार्य के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम को कई भागों में बांटा गया है, जैसे बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कार्य के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम को कई भागों में बांटा गया है, जैसे बैच प्रोसेसिंग हो गया, मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया, मल्टीटास्किंग हो गया, टाइम शेयरिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो ये कार्य के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम को बांटा गया है। अब हम इसमें एक एक करके सबके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जैसे मैंने आपको बताया, एक बैच प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एक मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया, एक मल्टी ऑपरेटिंग हो गया, एक टाइम शेयरिंग हो गया, एक हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एक एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और एक मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं? कार्य के आधार पर बांटे गए हैं। अब हम एक एक करके सबको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। किसकी बात करते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, बट सॉरी मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ये कौन सा है? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा है? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक जैसे कई कार्यों को पहले इकट्ठा किया जाता है, फिर कंप्यूटर उन सभी कार्यों को एक के बाद एक अपने आप पूरा करता है। तो बैच में क्या किया जाता है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कार्य होते हैं उन सबको एक साथ इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर कंप्यूटर एक एक करके उन सब कार्यों को क्या करता है? पूरा करता है। अब जैसे समझ लिए, मान लीजिए आपके पास में जॉब 1 है, जॉब 2 है, जॉब 3 है, जॉब 4 है। आपने सबको क्या कर लिया? सारे अलग अलग काम है, उन सबके काम को क्या कर लिया? एक साथ इकट्ठा कर लिया।
उसके बाद आपका कंप्यूटर उन कामों पर क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले जॉब 1 पे करेगा, फिर जॉब 2 पे करेगा, फिर जॉब 3 पे करेगा और फिर जॉब 4 पर करेगा। और उसके बाद में आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है, पहले कंप्यूटर जॉब 1 पर काम करता है प्रोसेसर, जैसे ही जॉब 1 कंप्लीट होता है वो जॉब 2 पर करता है, जॉब 2 कंप्लीट होने पर जॉब 3 पर करता है। अगर जब तक जॉब 1 कंप्लीट नहीं होगा, जब तक वो उस पर क्या करता रहेगा, काम करता रहेगा। क्या करता रहेगा, काम करता रहेगा। जैसे ही जॉब 1 कंप्लीट हो जाएगा, एक काम कंप्लीट, जॉब 1 का मतलब एक काम हो गया, जॉब 2 का मतलब दूसरा काम हो गया यहाँ, और जॉब 3 का मतलब तीसरा काम हो गया। जैसे पहला काम खत्म हो गया जॉब 1 तो दूसरा काम करेगा, दूसरा काम खत्म हो गया तो तीसरा काम करता है। तो इसमें सभी कार्यों को एक के बाद एक अपने आप पूरा करता रहता है। तो इसमें क्या होता है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके जितने भी काम है, 10 काम है, 12 काम है, वो एक साथ आप इसको दे दीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, पहले पहला काम करेगा, फिर दूसरा काम करेगा, फिर तीसरा काम करेगा, और जब तक सारे काम कंप्लीट नहीं होंगे जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता ही रहेगा। तो ये कौन सा है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता हर कार्य को अलग अलग शुरू नहीं करता, बल्कि सभी कार्यों को मिलाकर एक समूह बनाता है जिसे बैच कहा जाता है। तो जितने भी कार्य होता है उन सबको क्या करता है, जो भी उपयोग करता है वो सबको क्या करता है, मिला लेता है। उन मिले हुए कार्यों को क्या बोला जाता है, बैच बोला जाता है। बैच तैयार होने के बाद कंप्यूटर बिना रुके सभी कार्यों को क्रम से चलता है। कैसे चलता है, सीक्वेंस से चलता है। पहले कार्य 1 करेगा, फिर उसके बाद में कार्य 2 करेगा, फिर उसके बाद में कार्य 3 करेगा, और फिर उसके बाद में क्या करेगा, कार्य 4 करेगा। तो कम प्रोसेसिंग क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करना। पहले कार्य 1 करेगा, फिर कार्य 2 करेगा, फिर कार्य 3 करता है। तो इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच सीधा संपर्क नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, तो इस प्रकार का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच में सीधा संपर्क नहीं होता। संपर्क किस लिए नहीं होता, आपने एक बार मान लीजिए उसको 10 काम दे दिए तो अपने आप ऑपरेटिंग सिस्टम वो 10 काम करेगा, आप उसमें बीच में कुछ दखलंदाजी नहीं कर सकते। तो अगर आप सोचो कि भाई बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, भाई मेरे को पहले 2 नंबर का काम कराना है, फिर मैं एक बार 4 नंबर का काम, ऐसा नहीं करेगा। आपने जिस सीक्वेंस में उसको बैच के रूप में काम दिया है वो उसी बैच के रूप में क्या करता है, काम करता है। आप उसमें बीच में कोई इंटरफेसिंग नहीं कर सकते। जब सारा काम समाप्त हो जाता है तो आउटपुट के रूप में निकल के आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में जो यूजर्स होता है और कंप्यूटर के बीच में सीधा संपर्क नहीं होता। आपने एक बार जितना काम इसको दे दिया फिर वो स्टार्ट कर देता है, 1 बाय 1 काम करना स्टार्ट कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम। बात की जाए तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य समय बचाना और एक जैसे कार्यों को आसान तरीके से पूरा करना होता है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, ये समय बचाता है और एक जैसे कार्यों को आसान तरीके से पूरा करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम उन कार्यों के लिए उपयुक्त होता है जिनमें एक ही प्रकार की प्रक्रिया बार बार करनी होती है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम उनके लिए ही उपयुक्त है जिनके लिए एक ही प्रकार की प्रक्रिया को क्या करना होता है, बार बार करना होता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए बैंकों में हजारों कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी निकालना है, बिजली का बिल बनाना है या परीक्षा का रिजल्ट निकालना है। तो इन सब काम करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो इन सभी कार्यों में पहले डाटा को इकट्ठा किया जाता है, फिर कंप्यूटर उन्हें बैच के रूप में क्या करता है, प्रोसेस करता है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग पुराने समय के कंप्यूटर सिस्टम में अधिक किया जाता था क्योंकि इसमें कार्य करने का तरीका स्पष्ट और सरल होता है। तो जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका कार्य पुराने जमाने में किया जाता था क्योंकि इसमें काम करना बहुत ही सरल और स्पष्ट होता। एक साथ जितने काम है वो आप इसको दे दीजिए, 1 बाय 1 जो आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है उन काम को करता रहता है। अब बात करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। किसकी बात करते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक ही समय में मेमोरी में एक से अधिक प्रोग्राम रखे जाते हैं और सीपीयू को हमेशा व्यस्त रखा जाता है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक ही समय में मेमोरी में कई प्रोग्राम रख दिए जाते हैं और जब इससे क्या होता है, सीपीयू को हमेशा व्यस्त रखा जाता है। सीपीयू इसमें कभी भी खाली नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए आपने मेमोरी में प्रोग्राम 1 रख दिया, प्रोग्राम 2 रख दिया, प्रोग्राम 3 रख दिया, प्रोग्राम 4 रख दिया। तो जैसे ये प्रोग्राम 1 पे काम कर रहा है, ठीक है,
अब मतलब मान लीजिए प्रोग्राम वन में थोड़ा सा इसको ये अटक गया, ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा इसमें स्लो हो गया, तो ये किस पे पहुंच जाएगा, सीधा 2 नंबर पे पहुंच जाएगा, किसको काम करने लग जाएगा, 2 नंबर पे। अब इसमें भी थोड़ा सा मतलब अटक गया है तो कितने नंबर पे काम करने लग जाएगा, 3 नंबर पे। तो इसमें क्या होता है, सीपीयू है वो हमेशा व्यस्त रहता है, तो इसीलिए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है सीपीयू को हमेशा व्यस्त रखने के लिए, और जिसमें एक समय में मेमोरी में एक से अधिक प्रोग्रामों का उपयोग किया जा सकता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू एक प्रोग्राम पर कार्य करता है, जब वह प्रोग्राम किसी कारण से रुक जाता है तो सीपीयू तुरंत दूसरे प्रोग्राम पर काम करने लगता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे सीपीयू किसी एक प्रोग्राम पर काम कर रहा है, मान लीजिए प्रोग्राम 1 पर काम कर रहा है, और मान लीजिए प्रोग्राम 1 रुक गया, तो रुक गया तो सीपीयू को फिर रोका नहीं जाएगा। सीपीयू क्या कहेगा, सीपीयू से बोलेगा भाई तू ऐसा कर, प्रोग्राम 2 पे काम करने लग जा। अब प्रोग्राम 2 किसी कारणवश रुक गया, तो ऐसा कर भाई तू प्रोग्राम 3 पे काम करने लग जा। तो इसमें सीपीयू को हमेशा व्यस्त रखा जाता है, वो उसको हमेशा काम पे। जबकि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होता। बैच में क्या होते हैं, आपने जैसे उसको 10 काम दे दिया, पहले 1 काम दे दिया, फिर 2 दे दिया, फिर 3 दे दिया, फिर 4 दे दिया, तो पहले 1 नंबर पे वो काम करेगा। अगर जब तक 1 नंबर पे अगर वो रुक गया तो ये नहीं है कि सीपीयू 2 नंबर पे काम करने लग जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, नहीं, वो 1 नंबर पे काम, जब 1 नंबर कंप्लीट होता है तो 2 पे करेगा, जब 2 कंप्लीट होता है जब 3 पे करेगा। जबकि लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होता। मान लीजिए आप प्रोग्राम 1 पर काम कर रहे हो और आपका प्रोग्राम 1 रुक गया, तो ये क्या करेगा, स्विच करके प्रोग्राम 2 पे चला जाएगा। क्या करेगा, स्विचिंग करके प्रोग्राम 2 पे चला जाएगा, प्रोग्राम 2 पर काम करे, प्रोग्राम 2 को कंप्लीट कर देगा। अब किसी कारणवश से मान लीजिए प्रोग्राम 2 भी रुक गया, तो ये अगले प्रोग्राम पे चला जाता है उसको। तो इसमें क्या होती है, स्विचिंग होती है। क्या होती है, स्विचिंग होती है। सीपीयू, जो इसका सीपीयू होता है वो हमेशा क्या रहता है, व्यस्त रहता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य सीपीयू का पूरा उपयोग करना और समय की बर्बादी को कम करना होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया, एक से ज्यादा प्रोग्राम को एक साथ मेमोरी में रखना है, और सीपीयू बारी बारी से उस पर क्या करता है, काम करता है। अगर एक प्रोग्राम रुक गया तो दूसरे प्रोग्राम पर चला जाता है, और सीपीयू इसके अंदर कभी खाली नहीं रहता। जैसे ही एक प्रोग्राम इनपुट या आउटपुट का इंतजार करता है, सीपीयू दूसरे प्रोग्राम पर को चला देता है। तो इसमें क्या होता है, सीपीयू को खाली नहीं रखा जाता है। तो अब मान लीजिए आपको एग्जाम्पल के रूप में मान लो एक टीचर के पास 3 काम है। पहला काम उसका लिखना है, दूसरा काम किसी छात्र से सवाल पूछना है, और तीसरा काम उसका कॉपी चेक करना है। जब लिखते समय पेन नहीं मिलता, अब टीचर को लिखते समय जब पेन नहीं मिलता तो टीचर तुरंत क्या करेगा, कॉपी चेक करने लगता है। क्या करता है, कॉपी चेक करने लगता है, यानी टीचर खाली नहीं बैठता है। तो इसमें क्या हुआ, मान लीजिए टीचर के पास 3 काम है। पहला काम लिखने का है, दूसरा काम किसी से छात्र से सवाल पूछने का है, तीसरा काम कॉपी चेक करने का है। अब इसके पास तीनों तो काम है। मान लीजिए पहला काम कर रहा है और इसको बाद लिखना नहीं चाहता, इसका हाथ हैरान हो गया, तो अब ये क्या करेगा, अब ये बच्चों से क्या पूछने लग जाएगा, सवाल पूछने लग जाएगा। अब सवाल पूछते पूछते इसको कुछ दिक्कत आ गई, अगर मुंह में कुछ मान लीजिए सही से नहीं बात हो रही, गला बैठा हुआ है, थोड़ी खराश आ गई, तो क्या करेगा, ये तीसरा काम करने लग जाएगा, कॉपी चेक करने लग जाएगा। तो टीचर क्या नहीं बैठ रहा है, इसमें ठाली नहीं बैठ रहा है। क्या बोल रहा है, ठाली नहीं बैठ रहा है। इसी को मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो इसी तरह मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में भी सीपीयू कभी खाली नहीं रहता है। अब जैसे मान लो कि कंप्यूटर में 3 प्रोग्राम है। पहला प्रोग्राम फाइल पढ़ रहा है, दूसरा प्रोग्राम कैलकुलेशन कर रहा है, और तीसरा प्रोग्राम प्रिंट का इंतजार कर रहा है। तो जब पहला प्रोग्राम इनपुट का इंतजार कर रहा है तो सीपीयू क्या करेगा, दूसरे प्रोग्राम को चला देता है। क्या करता है, दूसरे प्रोग्राम को चला देता है। अगर दूसरे प्रोग्राम में थोड़ा कुछ दिक्कत आ रहा है तो सीपीयू क्या करेगा, तीसरे प्रोग्राम को चला देगा और क्या निकाल देगा, प्रिंट निकाल देगा। तो इसमें क्या होता है, जो सीपीयू होता है वो खाली नहीं बैठता, और इसमें सीपीयू का क्या बचता है, समय बचता है। तो ये क्या होता है, फास्ट हो जाता है। इसमें कोई भी काम देते हैं वो क्या होता है, थोड़ा फास्ट हो जाता है। उसी को मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो ये क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग होता है। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। अगर एक प्रोग्राम चलते हुए रन हो रहा है, अगर उसमें कोई दिक्कत आ गई तो सीपीयू क्या करेगा, दूसरे प्रोग्राम को रन करेगा। इसमें क्या होता है, स्विचिंग होती है। क्या होती है, इसके अंदर स्विचिंग होती है। अब बात की जाए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, अगर विशेषताओं की बात की जाए तो एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम मेमोरी में रहते हैं। अगर कोई एक प्रोग्राम बंद में कुछ दिक्कत आ गई तो दूसरा प्रोग्राम स्टार्ट कर देता है सीपीयू। सीपीयू का उपयोग इसमें अधिकतर होता है, अधिकतम उपयोग होता है। कार्य करने की गति भी बेहतर होती है, और सीपीयू कभी खाली नहीं बैठता है।
तो पुराने बड़े कंप्यूटर सिस्टमों में ये अधिक उपयोग में लिया जाता था और इसी को क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। जैसे बैंक के बड़े कंप्यूटर सिस्टम में इसका उपयोग होता है, रेलवे रिजर्वेशन जैसे सिस्टम के अंदर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। किसकी बात करते हैं, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक ही समय में एक से अधिक कार्य किए जाते हैं और उपयोगकर्ता को ऐसा महसूस होता है कंप्यूटर सभी काम एक साथ कर रहा है। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, इसमें एक साथ क्या होते हैं, एक से अधिक काम किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, एक से अधिक कामों को एक साथ किया जाता है और उपयोगकर्ता को ऐसा महसूस होता है कि कंप्यूटर सभी काम एक साथ कर रहा है। जैसे आप मान लीजिए अपने कंप्यूटर में आप कोई पीपीटी चला रहे हो, आप उसके अंदर म्यूजिक भी सुन रहे हो, आप कुछ और भी काम कर रहे हो, आप मान लीजिए कंप्यूटर के अंदर वीडियो भी देख रहे हो, पीपीटी भी चला रहे हो, कुछ लेटर भी आपने उसमें टाइप कर रहे हो, तो आप एक साथ क्या कर रहे हो, बहुत सारे काम कर रहे हो। तो ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जिसमें एक समय में एक से अधिक कार्य किए जाते हैं और उपयोगकर्ता को ऐसा महसूस होता है कि कंप्यूटर सभी काम एक साथ कर रहा है। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सीपीयू बहुत तेजी से एक कार्य से दूसरे कार्य पर बदलता है और हर कार्य को थोड़ा थोड़ा समय देता है। सीपीयू द्वारा समय को इस प्रकार बांटा जाता है कि सभी कार्य लगातार चलते हुए दिखाई देते हैं। तो इसमें क्या होता है, सीपीयू के द्वारा समय को इस हिसाब से बांट दिया जाता है, ऐसा लगता है कि सभी काम एक साथ चल रहे हैं। जैसे आप गाना भी चुन रहा है वो भी चल रहा है, आप पीपीटी फाइल बना रहे हो वो भी चल रही है, तो उसी को क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। इसमें सभी कार्य वास्तव में एक साथ नहीं होते। अगर बात की जाए मल्टीटास्किंग की, सभी कार्य वास्तव में इसमें एक साथ नहीं होते, बल्कि सीपीयू उन्हें बहुत तेजी से बारी बारी से पूरा करता है। लेकिन उसके अंदर जो सीपीयू होता है वो उसको बहुत तेजी से बारी बारी से पूरा करता है। इस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता को बेहतर और तेज अनुभव प्रदान करता है। तो जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो उपयोगकर्ता को बेहतर और तेज अनुभव प्रदान करता है। अब बात की जाए अगर इसके एग्जाम्पल की, तो उदाहरण के लिए जब हम कंप्यूटर पर टाइपिंग कर रहे होते हैं और साथ ही हम म्यूजिक सुन रहे होते हैं और इंटरनेट भी चला रहे होते हैं हमारे कंप्यूटर में, तो ये कौन सा हो जाता है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। कौन सा हो जाता है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। जब एक साथ आप क्या कर रहे हो, उस पर बहुत सारे टास्क कर रहे हो, आप उसके अंदर म्यूजिक भी सुन रहे हो, इंटरनेट भी चला रहे हो और आप टाइपिंग भी कर रहे हो, तो एक साथ क्या कर रहे हो, आप बहुत सारे टास्क उसके अंदर कर रहे हो, तो उसी को क्या बोला जाता है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम सामान्यतः डेस्कटॉप, लैपटॉप और मोबाइल फोन में उपयोग किया जाता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता की कार्य क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है और समय की बचत भी करता है। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाए जो उपयोगकर्ता की कार्य क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है और समय की बचत भी करता है। अब बात करते हैं हम मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। किसकी बात करते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोसेसिंग से आपको पता लगा इसके अंदर कितने हैं, एक से ज्यादा प्रोसेसर है। कितने हैं, प्रोसेसिंग का मतलब एक समय से प्रोसेसर हो गया, तो इसके अंदर क्या होते हैं, एक से ज्यादा प्रोसेस, सीपीयू 1 हो गया, सीपीयू 2 हो गया। तो मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होते हैं, एक से ज्यादा प्रोसेसर होते हैं। तो मल्टी प्रोसेसिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम, वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक से अधिक सीपीयू, जिनको हम प्रोसेसर बोला जाता है, सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। इसको कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो ये सीपीयू लगे होते हैं, एक से अधिक सीपीयू लगे होते हैं और ये सभी मिलकर सीपीयू क्या करते हैं, काम करते हैं। जब एक से ज्यादा सीपीयू मिलकर काम करते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में कई प्रोसेसर एक साथ अलग अलग कार्यों को पूरा करते हैं जिससे काम बहुत तेजी से हो जाता है। तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेसर एक से अधिक होते हैं, वो एक साथ किसी काम को करने में करते हैं पूरा, तो वो क्या होता है, जल्दी पूरा हो जाता है। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य कार्य की गति बढ़ाना, समय की बचत करना और सिस्टम की दक्षता को बढ़ाना होता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर एक प्रोसेसर किसी कारण से काम करना बंद कर दे तो दूसरा प्रोसेसर क्या करता है, उस काम को संभाल लेता है जिससे सिस्टम बंद नहीं होता है। तो मल्टी प्रोसेसर में क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई प्रोसेसर काम करना बंद कर देता है तो दूसरा प्रोसेसर उस काम को संभाल लेता है जिससे हमारा जो सिस्टम होता है वो बंद नहीं होता है।
तो इसी को क्या बोला जाता है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, अगर एक प्रोसेसर खराब हो गया तो दूसरा प्रोसेसर उस काम को क्या कर लेता है, संभाल लेता है। अब इसकी एग्जाम्पल के रूप में समझिए, मान लो आप किसी ऑफिस में एक काम करने के लिए 4 कर्मचारी लगे हैं। अगर काम ज्यादा है तो चारों कर्मचारी अलग अलग फाइल पर एक साथ काम करेंगे और काम क्या होगा, जल्दी पूरा हो जाएगा। तो यही तरीका क्या कहलाता है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है, तो इसमें जो जो 4 कर्मचारी हैं वो क्या है, अलग अलग प्रोसेसर हैं और वो एक साथ अलग अलग फाइलों पर काम कर ले। मान लीजिए आपको 4 फाइल पे काम करना है। अगर एक प्रोसेसर 4 फाइल पे काम करेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर 4 प्रोसेसर एक एक फाइल को लेके अलग अलग काम करेंगे तो उसमें क्या लगता है, टाइम कम लगता है। तो ये इसीलिए हम किसका यूज करते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। मान लो एक कंप्यूटर में 4 प्रोसेसर लगे, जैसे एक प्रोसेसर कैलकुलेशन कर रहा है, दूसरा प्रोसेसर वो फाइल हैंडलिंग कर रहा है, तीसरा प्रोसेसर प्रिंटिंग का काम देख रहा है, चौथा प्रोसेसर इंटरनेट रिलेटेड काम कर रहा है। तो ये सभी प्रोसेसर मिलकर जो काम कर रहे हैं उसी को क्या बोला जाता है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। अब इसकी बात करते हैं कि मल्टी प्रोसेसिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसकी विशेषताएं क्या है। तो एक ही सिस्टम में एक से अधिक प्रोसेसर होते हैं, पहली विशेषता ये होगी। कई कार्य आप एक साथ इस पर कर सकते हैं, किए जा सकते हैं और इसे कार्य करने की गति बहुत तेज होती है। सिस्टम ज़्यादा रिलायबल होता है और सीपीयू का इसके अंदर भी पूरा प्रयोग होता है। अगर एक प्रोसेसर खराब हो गया तो काम दूसरे प्रोसेसर के पास चला जाता है, उस काम को दूसरा प्रोसेसर संभाल लेता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अब बात करते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। किसकी बात करते हैं, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक ही कंप्यूटर को कई उपयोगकर्ता एक साथ उपयोग करते हैं और सभी को ऐसा लगता है कि कंप्यूटर सिर्फ उसी के लिए काम कर रहा है। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, एक ही कंप्यूटर को कई उपयोगकर्ता एक साथ उपयोग करते हैं और सभी को ऐसा लगता है कि कंप्यूटर सिर्फ उसी के लिए काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए आप ये वाला है, इस पर ये भी काम कर रहा है इसको रिमोट असेस करके, और इस पर ये भी काम कर रहा है। इन दोनों को ऐसा लग रहा है कि उनका कंप्यूटर सिर्फ उसके लिए ही काम कर रहा होता है, लेकिन ये इनके साथ में क्या कर रहा है, अपना टाइम शेयरिंग कर रहा है। क्या कर रहा होता है, टाइम शेयरिंग कर रहा होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूजर 1 को इतना टाइम दे दिया, यूजर 2 को इतना टाइम दे दिया, यूजर 3 को ये टाइम दे दिया, यूजर 1 को इतना टाइम दे दिया, यूजर 3 को इतना दे दिया, यूजर 4 को। तो ये सबको क्या देता है, अलग अलग टाइम देता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात की जाए, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू अपना समय बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है। क्या करता है, छोटे छोटे हिस्सों में अपने समय को बांट देता है और हर उपयोगकर्ता को थोड़े समय के लिए सीपीयू देता है। तो अपने समय को थोड़े छोटे हिस्सों में बांट देता है और जो भी उपयोगकर्ता होता है उनको थोड़े समय के लिए क्या करता है, उनको देता है। सीपीयू बहुत तेजी से एक उपयोगकर्ता के काम से दूसरे उपयोगकर्ता के काम पर बदलता रहता है, इसलिए सभी उपयोगकर्ता के काम क्या होते हैं, चलते रहते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य सभी उपयोगकर्ता को समान समय देना और तेज रेस्पॉन्स प्रदान करना होता है। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य होता है सभी को समान समय देना और रेस्पॉन्स प्रदान करना, तेज गति से रेस्पॉन्स प्रदान करना होता है। तो इससे आप समझ जाओगे, जैसे टाइम शेयरिंग है इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, टाइम शेयर हो रहा है। तो टाइम शेयरिंग के अंदर आपको पता ही लग गया, अगर आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके अंदर क्या होता है, सीपीयू क्या करता है, अपने टाइम को क्या करता है, जितने भी यूजर होते हैं उनके साथ में क्या कर देता है, शेयर कर देता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। अब इसको एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए, मान लो एक टीचर क्लास में 10 छात्रों के सवाल सुन रहा है। टीचर हर छात्र को थोड़ा थोड़ा समय देता है, पहले छात्र का समय सवाल सुनता है, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, और लेकिन सभी छात्रों को ऐसा लगता है कि टीचर उसी पर ध्यान दे रहा है। क्या कर रहा है, उसी पर ध्यान दे रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो क्या अगर किसी क्लास में 10 छात्र हैं, अगर 10 ही छात्रों से अगर टीचर सवाल पूछ रहा है, सबको क्या कर रहा है, अलग अलग टाइम दे रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। अब जैसे मान लो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में एक ही समय पर सैकड़ों लोग टिकट बुक कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हर यूजर को क्या करता है, थोड़ा थोड़ा समय देता है और इससे सभी का काम क्या रहता है, चलता रहता है।
तो रेलवे में जब आप रिजर्वेशन करते हो तो उसमें क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हर यूजर को थोड़ा थोड़ा समय के लिए क्या देता है, सीपीयू देता है, और इससे सभी का काम क्या होता है, चलता रहता है। सभी अपना रिजर्वेशन टिकट का जो है टिकट अपना बुक करा सकते हैं ऑनलाइन। तो इसी को क्या बोला जाता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर 3 टर्म्स आती है। क्या आती है इसके अंदर, 3 टर्म्स होती है। एक होता है टाइम स्लाइस, या उसको बोला जाता है टाइम क्वांटम। क्या बोला जाता है, टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम। तो टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम वह निश्चित छोटा समय जो सीपीयू किसी एक यूजर या प्रोसेस को काम करने के लिए देता है। तो ये समय पूरा होते ही सीपीयू अगले यूजर या प्रोसेसर को दे दिया जाता है। तो टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम वो होता है जो सीपीयू किसी एक यूजर या प्रोसेस को काम करने के लिए देता है। अगर कोई टाइम सीपीयू ने किसी एक यूजर या प्रोसेसर को काम करने के लिए दिया तो जो वो टाइम होता है उसी को टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम कहते हैं। अब जब वो काम पूरा कर लेगा सीपीयू अगले यूजर या प्रोसेस को दे दिया जाता है। एक होता है टर्न अराउंड टाइम। क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम वह कुल समय होता है जो किसी प्रोसेस के शुरू होने से लेकर उसके पूरी तरह खत्म होने में लगता है। तो इसमें वेटिंग टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम दोनों ही शामिल होते हैं। इसमें क्या होता है, पूरा प्रोसेसिंग शुरू होने से और एंड तक जो समय लगता है उसी को क्या बोला जाता है, टाइम अराउंड टाइम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टाइम अराउंड टाइम। अब मान लीजिए आपने 2 गुना 3 किया, आपने इनपुट दिया, तो 2 गुना 3 आपने इनपुट दिया। उसके बाद में प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग होने के बाद में क्या लिख के आएगा, आउटपुट में 6 आएगा। तो इसमें इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट के अंदर जो टोटल समय लगता है उसी को क्या बोला जाता है, टर्न अराउंड टाइम को बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टर्न अराउंड टाइम बोला जाता है। प्रोसेस को पूरे होने में जो समय लगता है, आपने जैसे इसमें इनपुट होता है 2+3 को इनपुट बोलते हैं, फिर इसमें प्रोसेसिंग होगा और आउटपुट के रूप में क्या निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा। तो इसमें जो पूरा समय लगता है उसी को क्या बोला जाता है, टर्न अराउंड टाइम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टर्न अराउंड टाइम बोला जाता है। एक होता है स्वैपिंग। स्वैपिंग वह प्रक्रिया होती है जिसमें रैम से किसी प्रोसेस को अस्थायी रूप से सेकेंडरी मेमोरी में भेज दिया जाता है और जरूरत पड़ने पर वापस रैम में लाया जाता है। तो स्वैपिंग में क्या होता है, वह प्रक्रिया होती है जिसे रैम से अगर किसी प्रोसेसर होता है उसको अस्थायी रूप से सेकेंडरी मेमोरी में भेज दिया जाता है और जब जरूरत पड़ती है तो वापस उसको किस में ले लिया जाता है, रैम में ले लिया जाता है। जो रैम रोम होती है ये कौन सी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है। तो प्राइमरी मेमोरी का कोई डाटा, कोई वो होता है उसको किस में भेज दिया जाता है, प्रोसेसर को अस्थायी रूप से सेकेंडरी मेमोरी में भेज दिया जाता है और जब जरूरत पड़ती है तो वापस प्राइमरी मेमोरी रैम में ले लिया जाता है। इसलिए इसमें रैम में जगह खाली हो जाती है और इसी को क्या बोला जाता है, स्वैपिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्वैपिंग बोला जाता है। ये सारी की सारी टर्म्स किसके अंदर यूज होती है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज होती है। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की मैंने आपको बता दिया इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। एक समय में कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर पर का उपयोग करते हैं। सीपीयू का समय सभी उपयोगकर्ताओं के बीच में बटा रहता है। रेस्पॉन्स टाइम बहुत कम होता है, मतलब काम बहुत जल्दी हो जाता है। सभी उपयोगकर्ताओं को समान अवसर मिलता है और ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। किस प्रकार का होता है, एक साथ कई यूजर्स इस पे काम कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। किसकी बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें कई अलग अलग कंप्यूटर आपस में नेटवर्क के द्वारा जुड़े होते हैं। ये सभी मिलकर ऐसे काम करते हैं जैसे वे एक ही कंप्यूटर सिस्टम हो। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, कई अलग अलग कंप्यूटर, जैसे लोकल ऑफिस का हो गया, ये डाटा सेंटर हो गया और ये रिमोट ऑफिस हो गए, ये सारे मिलकर एक साथ क्या करते हैं, काम करते हैं। लेकिन वो ऐसे तो आपस में नेटवर्क जुड़े होते हैं और सभी मिलकर एक साथ काम करते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में काम एक ही कंप्यूटर पर नहीं होता बल्कि अलग अलग कंप्यूटरों में बांट दिया जाता है और सभी कंप्यूटर मिलकर उस काम को पूरा करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, जो काम होता है उसको अलग अलग कंप्यूटरों के लिए बांट दिया जाता है और अलग अलग कंप्यूटरों में बांट दिया जाता है और सभी कंप्यूटर मिलकर उस पर क्या करते हैं, काम करते हैं। उपयोगकर्ता को ये पता भी नहीं चलता कि काम किस कंप्यूटर पर हो रहा है और इसे ऐसा लगता है कि सब कुछ एक ही सिस्टम पर चल रहा है। तो जो भी उपयोगकर्ता काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए काम को 3 जगह बांट दिया, कहाँ बांट दिया, 3 जगह बांट दिया। थोड़ा लोकल ऑफिस वाले को दे दिया, डाटा सेंटर को दे दिया, रिमोट। अब जो लोकल ऑफिस को जो काम कर रहा है उसको ये पता ही नहीं लगेगा कि भाई काम बटा हुआ है। उसको तो ऐसा लगेगा कि मैं इस पे क्या कर रहा हूँ,
काम कर रहा हूं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य कार्य को बांटकर जल्दी पूरा करना, विश्वसनीयता बढ़ाना और सिस्टम की क्षमता बढ़ाना होता है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल की बात की जाए तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मान लो किसी स्कूल में रिजल्ट बनाने का काम है। एक व्यक्ति उसमें नाम लिखता है, दूसरा व्यक्ति नंबर जोड़ता है, तीसरा व्यक्ति मेरिट बनाता है। तो सब मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं, तो इससे काम क्या होता है, जल्दी पूरा हो जाता है। यही तरीका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अलग अलग कंप्यूटर को क्या कर दिया है, काम बांट दिया। जैसे यहाँ पर अलग अलग व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है, काम बांट दिया जाता है। एक व्यक्ति नाम लिखता है, दूसरा व्यक्ति नंबर जोड़ता है, तीसरा व्यक्ति मेरिट बनाता है। तो इनको सबको क्या दे दिया, अलग अलग काम दे दिया। तो सब मिलकर अलग अलग अपने काम को कर रहे हैं। जो काम उसको दिया, जिसका काम लिखने का है वो लिखता है नाम, जिसको नंबर जोड़ना है वो नंबर जोड़ने का काम कर रहा है, और जो व्यक्ति मेरिट बनाता है वो मेरिट बनाने का काम कर रहा है। तो इससे क्या होता है, काम जल्दी पूरा हो जाता है और इसी को डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। अगर दूसरा एग्जाम्पल की बात है तो मान लो एक कंप्यूटर के कंपनी के अंदर 10 कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। एक कंप्यूटर डेटा स्टोर करता है, दूसरा कैलकुलेशन करता है, तीसरा कंप्यूटर क्या करता है, रिपोर्ट बनाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन सभी कंप्यूटर को एक साथ काम करने के लिए क्या करता है, कंट्रोल करता है, और उसी को क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो विशेषता क्या होती है, कई कंप्यूटर आपस में नेटवर्क से जुड़े होते हैं, काम को अलग अलग कंप्यूटरों में बांटा जाता है, कार्य करने की गति तेज होती है। अगर एक कंप्यूटर खराब हो जाए तो पूरा सिस्टम बंद नहीं होता है, और उपयोगकर्ता को एक ही सिस्टम का अनुभव मिलता है। और जो जिसको यूज करता है उसको लगता है एक ही सिस्टम, वो अपने ही सिस्टम का अनुभव लगता है, उसको लगता है कि मैं ही उस पर क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। तो इसी को क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। अब बात करते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। किसकी बात करते हैं, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो स्पेशल पर्पज डिवाइस के लिए बनाया जाता है। क्या होता है, ये स्पेशल पर्पज के लिए बनाए जाते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो किसी एक खास मशीन या डिवाइस के अंदर लगा होता है और केवल उसी मशीन का विशेष काम करने के लिए बनाया जाता है। तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, ये किसी खास मशीन या डिवाइस के अंदर लगा होता है और उसका काम उसी काम को करने के लिए, जैसे वॉशिंग मशीन में लगा हुआ है तो उसका काम क्या होता है, मोटर को घुमाना है, कब इसमें पानी डालना है, कब इसमें सरफ डालनी है, कब कपड़े को सुखाना है। ये कौन सा होता है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और जैसे मान लीजिए हम, जैसे हमारा ये क्या ओवन के अंदर होते हैं, इसके अंदर हम अपना खाना गर्म करते हैं, तो इसके अंदर कितने डिग्री तक इसको करना है, क्या नहीं करना, कब गर्म करना है, कब नहीं करना, ये सारा का सारा किसके अंदर आता है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इसके लिए बनाया जाता है, जो वॉशिंग मशीन के लिए बनाया जाती है, हर चीज़ के लिए क्या होता है, स्पेशल पर्पज के लिए यूज में लिया जाता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसी सामान्य कंप्यूटर जैसे कई काम नहीं करता, बल्कि एक तय काम को सही, तेज और सुरक्षित तरीके से करता है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर छोटा, हल्का, तेज होता है और मशीन के हार्डवेयर के साथ सीधे जुड़कर काम करता है। तो जो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये छोटा होता है, हल्का होता है, लेकिन तेज होता है, लेकिन ये मशीन के हार्डवेयर के साथ में सीधा जुड़कर क्या करता है, काम करता है। अगर सिंपल भाषा में बात की जाए तो एम्बेडेड का मतलब होता है किसी मशीन के अंदर छुपा हुआ, यानी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो अलग से दिखाई नहीं देता लेकिन मशीन को चलाने का पूरा काम करता है, उसी को क्या बोला जाता है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम हम वॉशिंग मशीन में यूज करते हैं, हमारे कार के जो डैशबोर्ड पर हम इसको यूज करते हैं। जैसे हमारा जो माइक्रोवेव्स होता है उसके अंदर भी हम इसका क्या करते हैं, माइक्रो ओवन के अंदर हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो अगर एग्जाम्पल के रूप में मान लो आपको वॉशिंग मशीन, मानो आपको वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना है, पानी भरना है, उसके अंदर पानी निकालना है और मशीन बंद करना है, सब अपने आप होता है। वो किसके द्वारा होता है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, आजकल जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आती है उसके अंदर ऑटोमेटिक पानी डल जाता है, ऑटोमेटिक सरफ जल जाता है, ऑटोमेटिक उससे क्या निकल जाता है, पानी निकल जाता है, ऑटोमेटिक कपड़ा क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो वो किसके द्वारा होता है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। किसके द्वारा होता है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही होता है। इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है वही तय करता है कि कब इसमें पानी भरना है, कब इसके अंदर मोटर चलानी है, कब मशीन को बंद करना है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ वॉशिंग मशीन के लिए ही बना है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। जिस विशेष मशीन के लिए इसको बनाया जाता है
तो उसी के लिए अगर इसका हम यूज करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग। अगर कोई वॉशिंग मशीन के लिए एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है तो आप केवल उसको वॉशिंग मशीन के लिए यूज कर सकते हैं और किसी के लिए आप उसको यूज नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं जैसे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम वॉशिंग मशीन के लिए बनाया, आप उसको छाछ करने वाली मशीन के लिए यूज कर रहे हो, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर एग्जांपल की बात की जाए, जैसे हम माइक्रोवेव ओवन में हम खाना गर्म करते हैं, एटीएम मशीन से हम पैसा निकालते हैं, ट्रैफिक सिग्नल में लाइट जो बदलता है, कार में एयरबैग और एबीएस सिस्टम को कंट्रोल करना, टीवी रिमोट से टीवी को कंट्रोल करना, इन सभी में एक छोटा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सिर्फ उसी मशीन का काम करता है। क्या करता है वो? उसी मशीन का। आप मान लीजिए आप टीवी रिमोट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर उसको आप वॉशिंग मशीन में लगा दोगे तो क्या उसमें वो काम करेगा? नहीं करेगा। एटीएम मशीन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको आप ट्रैफिक सिग्नल के अंदर लगा दोगे तो वो उसमें काम करेगा? नहीं करेगा। तो ये जिस मशीन के लिए बनाए जाते हैं उसी के लिए काम में लिए जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताओं की। तो ये किसी विशेष काम के लिए प्रयोग में होता है, बहुत कम मेमोरी और इसका पावर का ये उपयोग करता है। इसके अंदर बहुत कम मेमोरी और पावर की ज़रूरत होती है। ये तेज और भरोसेमंद होता है। ये मशीन के हार्डवेयर के साथ में क्या करता है? सीधा काम करता है। ये सामान्य यूजर के लिए नहीं बल्कि मशीन के लिए होता है। क्या होता है? ये सामान्य यूजर के लिए हम यूज नहीं कर सकते। ये किसी विशेष मशीन के लिए यूज में लिया जाता है। जिस मशीन के लिए इसको बनाया है उसी मशीन के लिए हम इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं। अब बात करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। किसकी बात करते हैं? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है रीटोस। क्या बोला जाता है? रीटोस। तो इसकी फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें हर कार्य को निश्चित समय सीमा के अंदर पूरा करना बहुत जरूरी है। तो इसके अंदर जो कार्य होता है उसको एक रियल टाइम में ही आपको क्या करना होता है? पूरा करना होता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ सही परिणाम ही नहीं बल्कि समय पर परिणाम आना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके अंदर क्या होता है? परिणाम का सही आना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो सही समय पर आना इंपॉर्टेंट है। इसलिए किसका यूज किया जाता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। अगर तय समय के अंदर काम पूरा नहीं हुआ तो सिस्टम गलत या असफल माना जाता है। अगर तय समय के अंदर आपने काम को पूरा नहीं किया तो सिस्टम को हम गलत या असफल मानते हैं। तो जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका काम ये है कि जैसे ट्रैफिक का है, जैसे 1 मिनट में इसको क्या होना है? रेड होना है। 3 मिनट के लिए इसको क्या होना है? ग्रीन होना है। तो 3 सेकंड के लिए, मान लीजिए 3 सेकंड के लिए ग्रीन होता है, 3 सेकंड के अंदर ही ग्रीन होना चाहिए। ये नहीं कि आप उसकी जगह 10 सेकंड में ग्रीन हो रहा है। तो ये क्या होता है? परिणाम आना चाहिए लेकिन रियल टाइम पे आना चाहिए, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? रियल टाइम। जैसे हम कोई रॉकेट मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं तो वो रियल टाइम पे लॉन्च होनी चाहिए और उसका परिणाम तो होना चाहिए लेकिन टाइम भी उसका क्या होना चाहिए? रियल टाइम ही होना चाहिए। इंस्टेंट रेस्पॉन्स होना चाहिए। इनके अंदर क्या होता है? इसके अंदर इंस्टेंट रेस्पॉन्स होता है, मतलब तुरंत उसका क्या मिलता है? रेस्पॉन्स मिलता है। परिणाम तो सही आ रहा है भाई, इस मिसाइल को कहीं जाके क्या करना है? अटैक करना है। वो तो ठीक है, जाके अटैक करेगी, लेकिन टाइम भी क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने आज मिसाइल उड़ाई और ये 10 दिन बाद में कहीं जाके अटैक कर रही है, ऐसा नहीं। इसको अगर 3 घंटे के अंदर अटैक करना है तो 3 घंटे के अंदर ही अटैक करना चाहिए। ये नहीं कि 3 घंटे की जगह 3 घंटे 5 मिनट भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। इसमें आपका परिणाम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इसका टाइमिंग है वो भी सही होना चाहिए। जैसे ग्रीन बत्ती है, रेड से क्या हो गई? ग्रीन हो गई, ठीक है, रेड से ग्रीन हो गई, ये क्या हो गया? परिणाम हो गया। लेकिन रेड से ग्रीन होने में जो टाइम है ना वो फिक्स होना चाहिए कि भाई 3 सेकंड में ग्रीन होगी या 5 सेकंड में होगी या 10 सेकंड में। ये नहीं कि रेड से ग्रीन होने में आप लगा रहे हो 3-3 मिनट, फिर ग्रीन से रेड होने में 10 मिनट लग रही है, ऐसा नहीं है। उसमें क्या है? परिणाम तो आपका सही है कि रेड से ग्रीन हो गई, ग्रीन से रेड हो गई, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है? टाइम भी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इसको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। जो जैसे बात की जाए ट्रैफिक सिग्नल के अंदर लाल, पीली और हरी लाइट ठीक समय पर बदलनी चाहिए। अगर लाइट देरी से बदली तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसी क्या है? ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही उदाहरण है। जैसे बात की जाए एयरबैग सिस्टम, तो जैसे ही एक्सीडेंट होता है तो एयरबैग को तुरंत खुलना चाहिए। अगर एयरबैग देर से खुले तो जान को खतरा होता है। इसलिए इसमें क्या किया जाता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें परिणाम तो आता ही आता है, साथ ही साथ में क्या होता है? टाइम भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं भी हैं। जैसे हर कार्य के लिए निश्चित समय सीमा होती है, उसी समय सीमा में काम करना है। समय का परिणाम देना इसमें अनिवार्य होता है। रेस्पॉन्स टाइम बहुत कम होता है, यह बहुत तेज और विश्वसनीय होता है।
गलती और देरी इसके अंदर स्वीकार नहीं है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर गलती और देरी को स्वीकार नहीं किया जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ होता है, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में हम इसका यूज करते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट में इसका यूज होता है, एयरप्लेन और रॉकेट सिस्टम में हम इसका यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल जो मशीन्स होती हैं उसमें इसका यूज होता है, और कार के जो सेफ्टी सिस्टम होते हैं, एयरबैग्स होते हैं, उसके अंदर भी हम किसका यूज करते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही यूज करते हैं। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को भी दो भागों में बांटा गया है, एक हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एक क्या होता है, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एक सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें समय सीमा एकदम सख्त होती है और इसके अंदर जो देरी है वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। अगर कोई काम आपको 10 मिनट में करना है तो वो 10 मिनट में ही करना है, आप नहीं उसको 10 मिनट करके 1 सेकंड में कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। इसमें अगर 10 मिनट में काम करना है तो 10 मिनट के अंदर ही आपको करना है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एक सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें थोड़ी बहुत देरी हो सकती है लेकिन फिर भी सिस्टम क्या करता है, काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई काम 10 मिनट में करना है, आपने 10 मिनट की जगह 10 मिनट 15 सेकंड में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। इतना देरी अगर आपने कर दिया तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं, इतना देरी चल जाता है। तो सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर हल्का सा देरी हो गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसके अंदर जो देरी है वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होती है। तो अभी तक हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को उसके कार्य के आधार पर पढ़ा। कार्य के आधार पर कई ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अब हम बात करते हैं उनके यूजर्स के आधार पर। किसके आधार पर बात करते हैं, यूजर्स के आधार पर बात करते हैं। एक होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर एग्जांपल की बात की जाए तो ये याद रखिएगा, ये सारे के सारे एग्जांपल है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्टली। क्या होते हैं एग्जाम में, जैसे सिंगल यूजर के अंदर MS-DOS होता है, विंडो 1, विंडो 0, विंडो 2.x, विंडो 95, विंडो 98, विंडो ME और विंडो XP। ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जबकि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स, लिनक्स, विंडो NT, विंडो 2000, विंडो XP, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 8 और विंडो 10, ये सारे के सारे क्या होते हैं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें एक साथ कई यूजर्स काम करते हैं इसलिए इसको मल्टी यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। जबकि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में ओनली सिंगल यूजर ही काम करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो हम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें केवल एक समय में एक ही उपयोगकर्ता कंप्यूटर का क्या करता है, उपयोग करता है, इसलिए इसको सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरह बनाया जाता है कि एक व्यक्ति आसानी से कंप्यूटर चला सके और अपने सभी काम कर सके। तो इसके अंदर क्या होता है, जो एक व्यक्ति होता है वो आसानी से कंप्यूटर सिस्टम को चला सकता है और अपने सभी काम उस पर कर सकता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, सिंगल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है, जिसको सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। एक होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है, कई यूजर्स एक साथ काम करते हैं तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक ही समय में कई उपयोगकर्ता एक ही कंप्यूटर सिस्टम पर क्या करते हैं, काम करते हैं। यह ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर, बैंकिंग सिस्टम और रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम जैसे स्थानों पर उपयोग में होता है। तो इनके एग्जांपल याद रखिए, विंडो NT, विंडो 2000, विंडो XP, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 8 और विंडो 10, ये क्या है, सारे के सारे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया है, एक बेस्ड ऑन वर्क के आधार पर, एक बेस्ड ऑन इंटरफेस के आधार पर और एक यूजर्स के आधार पर। इस क्लास में हमने बेस्ड ऑन वर्क के आधार पर, यूजर्स के आधार पर पढ़ा था। तो बेस्ड ऑन वर्क के आधार पर जैसे बेच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड, एम्बेडेड, रियल और मल्टी प्रोसेसिंग, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, कार्य के आधार पर आते हैं। किसके आधार पर आते हैं, कार्य के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। और जो ये होते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये किसके आधार पर होते हैं, ये यूजर्स के आधार पर होते हैं। किसके आधार पर होते हैं, यूजर्स के आधार पर होते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, ये जितने भी एग्जांपल है ना, ये याद रखिए सिंगल यूजर्स के अंदर कौन कौन आता है और मल्टी यूजर के अंदर कौन कौन आते हैं, क्योंकि एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि लिनक्स सिंगल यूजर मल्टी
सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है या मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये याद रखने हैं, ये सारे के सारे पूछे जाते हैं। MS DOS 1.0 2.0 3.x 95 98 ME XP ये किसके अंदर आते हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं। जबकि यूनेक्स, लिनक्स, विंडो NT, विंडो 2000, विंडो XP, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 8 और विंडो 10 ये किसके अंदर आते हैं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं। तो अभी तक हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर कार्य के आधार पर, यूजर्स के आधार पर पूरा अच्छे से डिटेल में समझा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर SSC, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहले कार्य जॉब समूह को लेके प्रोसेस करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो जॉब समूह को लेकर जो प्रोसेस करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, उसको बोला जाता है बैच प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोला जाता है, बैच प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो बैच प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम में समान कार्य एक साथ प्रोसेस होते हैं। सीपीयू का अधिकतम उपयोग करने के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया, मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोग्रामिंग या बैच या एम्बेडेड। तो कौन सा होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग होता है, जिसमें कई प्रोग्राम एक साथ चलते रहते हैं। अगर एक प्रोग्राम बंद हो गया तो सीपीयू क्या होगा, तुरंत दूसरे प्रोग्राम पर क्या कर जाता है, स्विच कर जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो सीपीयू होता है वो कभी भी खाली नहीं बैठता है। नेक्स्ट है, एक ही समय में कई कार्य करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है। तो उसको बोला जाता है मल्टीटास्किंग। क्या बोला जाता है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो एक समय में कई कार्य करते हैं। जैसे गाना भी सुन रहे हो आप, कोई वीडियो भी देख रहे हो आप, उसके अंदर कुछ इमेज में एडिट भी कर रहे हो, तो वो कौन सा काम हो जाता है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एक से अधिक सीपीयू का उपयोग करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो उसको बोला जाता है मल्टी प्रोसेसिंग। इसे प्रोसेस से ही आप बता दोगे कि मल्टी हो रहे हैं, तो मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब मल्टी सीपीयू का हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर यूज करते हैं। सीपीयू समय को छोटे छोटे भागों में बांटने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। जो सीपीयू समय को छोटे छोटे भागों में बांटता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कौन सा होता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो सीपीयू को छोटे छोटे भागों में बांटता है। कई कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से मिलकर कार्य करे, ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। इसमें कई कंप्यूटर मिलकर एक सिस्टम की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं। तो कई कंप्यूटरों को जब काम बांट दिया जाता है तो उसी को क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। वॉशिंग मशीन में प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है। तो उसको कौन सा बोला जाता है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। जहां समय की देरी स्वीकार नहीं है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है, वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कौन सा होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसमें समय में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम किस ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो ट्रैफिक सिग्नल है वो भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। रियल टाइम पर ही रेड से ग्रीन होना चाहिए सिग्नल, ग्रीन से रेड होना चाहिए। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य सिद्धांत क्या है। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में उस टाइम को क्या कर दिया जाता है, स्लाइसिंग कर दिया जाता है। टाइम को क्या कर दिया जाता है, स्लाइसिंग कर दिया जाता है। सीपीयू समय को छोटे छोटे भागों में बांट देता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, रिसोर्सेज को क्या कर दिया जाता है, शेयर कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, शेयरिंग किया जाता है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किस प्रकार के उपकरणों में होता है। इसका स्पेशल पर्पज के लिए होता है, जैसे वॉशिंग मशीन के लिए कर रहे हैं या हम किसी और के लिए कर रहे हैं, तो इसका क्या होता है, स्पेशल पर्पज मशीन के लिए होता है, ये यूजर्स के लिए नहीं होता। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, इसमें टाइम कंस्टेंट बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है, समय का पालन इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में समय सीमा का पालन अनिवार्य होता है। ऑफलाइन प्रोसेसिंग किस ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता है। तो जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ऑफलाइन प्रोसेसिंग की तरह ही होता है। आपने एक बार इसको 10 काम दे दिए तो सीपीयू अपने आप पहले एक काम करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करता रहेगा। आप उसके बाद में खाली बैठ जाइए, जैसे इस काम कर देगा, जैसे ही आपको क्या निकल के आ जाएगा, परिणाम निकल के आ जाएगा, आप बीच में उसमें कुछ भी एंटरटेन नहीं कर सकते। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ऑफलाइन प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। और इसका आंसर हो गया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्ट यूजर इंटरेक्शन नहीं कर सकता। यूजर के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया। तो यूजर के आधार पर 2 भागों में, एक सिंगल यूजर होता है और एक मल्टी यूजर होता है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का सही उदाहरण कौन सा है। तो MS-DOS सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि यूनिक्स, लिनक्स और विंडो सर्वर ये क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है।
मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का सही उदाहरण कौन सा है? तो विंडो 95 नहीं है, एमएस डॉस नहीं है, विंडो एमई नहीं है, क्या हो गया? यूनिएक्स हो गया। क्या हो गया? यूनिएक्स है जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडो 95 किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो विंडो 95 क्या होता है? ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कैसा होता है? इस पर एक ही यूजर काम करता है, ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लिनक्स किस श्रेणी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लिनक्स है जो मल्टी यूजर का है। किसका है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का है। विंडो एक्सपी होम एडिटर किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? जो विंडो एक्सपी होम एडिटर होता है ये भी किस प्रकार का होता है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडो एनटी किस श्रेणी में आता है? जो विंडो एनटी होता है ये मल्टी यूजर श्रेणी में आता है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य पहचान क्या है? इसके अंदर एक ही यूजर होता है। क्या होता है? इसके अंदर एक ही यूजर अलाउ होता है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग सामान्यतः कहाँ होता है? तो इसके अंदर हम कहाँ करते हैं? सर्वर में करते हैं। कहाँ यूज होता है? अधिकतर होम पीसी में नहीं होता, एटीएम में भी नहीं होता, वॉशिंग मशीन में नहीं होता। कहाँ पे यूज होता है? सर्वर के अंदर यूज होता है। यूजर के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम का सही वर्गीकरण कौन सा है? तो यूजर के आधार पर सिंगल और मल्टी यूजर होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगल और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।